उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव की कल्पना कीजिए जहां की सड़कें धूल से भरी हैं और जहां बिजली आना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। यह कहानी रामपुर की है। वही रामपुर जो दुनिया के नक्शे पर शायद एक बिंदु जैसा भी न दिखे, लेकिन इसी मिट्टी में एक ऐसा हीरा छिपा था जिसकी चमक ने एक दिन पूरे देश को हैरान कर दिया। कहते हैं कि मुसीबत इंसान को या तो तोड़ देती है या फिर उसे सोने की तरह तपाकर कुंदन बना देती है। 15 साल का अर्जुन, हाँ सिर्फ 15 साल, जिस उम्र में शहर के बच्चे हाथों में महंगे स्मार्टफोन लेकर वीडियो गेम खेलते हैं, उस उम्र में अर्जुन के हाथों में काला ग्रीस लगा होता था। उसके कपड़े हमेशा तेल और धूल से सने रहते थे। गांव के लोग उसे प्यार से नहीं बल्कि हिकारत से कबाड़ी वाला या मिस्त्री का लौंडा कहकर बुलाते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस मैल कुचैले कपड़ों के पीछे एक ऐसा दिमाग दौड़ रहा है जो नासा के वैज्ञानिकों को भी टक्कर दे सकता है। अर्जुन का घर गांव के सबसे आखिरी छोर पर था। एक टूटी हुई झोपड़ी जिसकी छत से बारिश में पानी टपकता था और गर्मियों में लू के थपेड़े सीधे अंदर आते थे। उस घर के एक कोने में एक पुरानी खाट पर अर्जुन के पिता राम प्रसाद पड़े रहते थे। राम प्रसाद कभी गांव के सबसे मेहनती किसान हुआ करते थे। उनकी हंसी से पूरा खेत गूंज उठता था, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि सब कुछ कुचल गया। 2 साल पहले खेत में काम करते वक्त थ्रेशर मशीन में उनका पैर आ गया। पैर तो कट गया, लेकिन साथ में परिवार की उम्मीदें भी काट गया। इलाज में जमा पूंजी खत्म हो गई, खेत गिरवी रख दिए गए और वो मजबूत आदमी अब दूसरों के सहारे के बिना करवट भी नहीं बदल सकता था। माँ बेचारी सावित्री सुबह से शाम तक दूसरों के घरों में बर्तन मांजती, गोबर पाथती, तब जाकर घर में शाम को चूल्हा जलता था। अर्जुन पढ़ाई में बहुत तेज था। उसके स्कूल के मास्टर जी कहते थे कि अगर यह लड़का शहर चला जाए तो बड़ा अफसर बनेगा। गणित के सवालों को वह हवा में ही हल कर देता था। विज्ञान की किताबों में छपे इंजनों की तस्वीरें उसे किसी जादुई दुनिया की तरह लगती थीं। लेकिन गरीबी वो दीमक है जो सपनों को सबसे पहले खाती है। पिता की दवा और घर की रोटी के लिए अर्जुन को स्कूल छोड़ना पड़ा। उसने गांव के चौराहे पर एक छोटी सी टूटी फूटी दुकान खोली। नाम के लिए दुकान थी, असल में तो टीन की चादरों और बांस से बना एक खोखा था। वहां वह गांव वालों के टूटे हुए पंखे, खराब रेडियो और जले हुए हीटर ठीक करता था। उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, न ही उसने कभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, जुगाड़। वो भारतीय जुगाड़ जो अभाव में प्रभाव पैदा करता है। जब किसी अमीर के घर का महंगा जनरेटर खराब हो जाता और शहर के मैकेनिक हाथ खड़े कर देते, तब लोग अर्जुन को याद करते। मुझे याद है वो किस्सा जब गांव के जमींदार ठाकुर बलदेव सिंह का विलायती रेडियो खराब हो गया था। वो रेडियो उनके बेटे ने लंदन से भेजा था। बड़े बड़े इंजीनियर आए, देखकर चले गए। सबने कहा इसका पुर्जा यहां नहीं मिलेगा, यह बेकार हो गया है। ठाकुर साहब गुस्से में उसे फेंकने ही वाले थे कि किसी ने अर्जुन का नाम लिया। ठाकुर साहब हंसे, वो कल का छोकरा, वो क्या जाने विलायती मशीन का हाल, लेकिन मरता क्या न करता। अर्जुन को बुलाया गया। अर्जुन आया, दुबला पतला शरीर, आंखों में एक अजीब सी चमक और कंधे पर एक पुराना झोला जिसमें पेचकस और प्लास भरे थे। उसने रेडियो को हाथ में लिया, उसे किसी बच्चे की तरह प्यार से देखा। उसने उसे खोला। अंदर की मशीनरी देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी जेब से एक साधारण तांबे का तार निकाला, उसे माचिस की तीली से जलाकर साफ किया और एक सर्किट पर सोल्डरिंग आयरन की जगह चिमटे को गर्म करके टांका लगा दिया। सिर्फ 5 मिनट और वो रेडियो जो महीनों से खामोश था अचानक बीबीसी समाचार सुनाने लगा। वहां खड़े सभी लोग सन्न रह गए। ठाकुर साहब भी हैरान थे। लेकिन क्या उन्होंने अर्जुन की पीठ थपथपाई? क्या उन्होंने उसकी तारीफ की? नहीं। उन्होंने अपनी जेब से 10 रुपये का एक नोट निकाला और उसकी तरफ ऐसे फेंका जैसे किसी भिखारी को भीख दी जा रही हो। बोले, ले जा ऐश कर। अर्जुन ने वो नोट उठाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरी खामोशी थी। उसने वो पैसे माथे से लगाए क्योंकि उसे घर के लिए आटा खरीदना था। लेकिन उस दिन उसके बालमन पर एक घाव लगा। उसे समझ आ गया कि इस दुनिया में हुनर की कद्र तभी होती है जब वह अमीर के घर पैदा हो। गरीब का हुनर सिर्फ मजदूरी कहलाता है। अर्जुन अक्सर रात को अपनी दुकान के बाहर बैठता था। उसके चारों तरफ कबाड़ का ढेर लगा होता था। टूटे हुए टीवी के ट्यूब, पुराने माइक्रोवेव, साइकिल की चेन, खराब बैटरियां। लोग इसे कचरा कहते थे,
लेकिन अर्जुन के लिए यह खजाना था। वह इन बेजान चीजों से बातें करता था। वह अक्सर सोचता, ये चीजें खराब नहीं हैं, बस लोग इनका सही इस्तेमाल नहीं जानते। वह कबाड़ जोड़ जोड़ कर नई नई चीजें बनाता। कभी उसने पुरानी साइकिल के पैडल से कपड़े धोने की मशीन बना दी ताकि मां को ठंड में ठंडे पानी में हाथ न डालने पड़े। कभी उसने बेकार बोतलों से ऐसा लैंप ने बनाया जो बिना बिजली के भी दिन में रोशनी फैलाता। लेकिन उसकी ये खोजें सिर्फ उसके घर तक ही सीमित रह गईं। दुनिया को इसकी खबर नहीं थी, लेकिन नियति कुछ और ही लिख रही थी। गांव के ऊपर एक काला साया मंडरा रहा था। यह साया था काली पल्सर गैंग का। ये कोई साधारण चोर नहीं थे। ये शहर के बिगड़े हुए अपराधी थे जो बाइकों पर आते थे। उनके चेहरों पर नकाब होता था और हाथों में लोहे की चेन और कट्टे। उनका सरदार, जिसे सब कालिया कहते थे, बेहद निर्दयी था। वे गांवों में आते, फसलों में आग लगा देते और सुरक्षा के नाम पर हफ्ता वसूलते। पुलिस तो खुद उनसे डरती थी या शायद बिकी हुई थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में लालिमा छाई हुई थी, बाइकों की गड़गड़ाहट ने गांव की शांति भंग कर दी। वो डरावनी आवाज, दुग दुग दुग, सुनते ही गांव वाले अपने घरों में दुबक गए। मां ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। अर्जुन अपने पिता की खाट के पास बैठा उनके पैरों में तेल लगा रहा था। बाहर गालियां और चीख पुकार सुनाई देने लगी। इस बार उनकी नजर अर्जुन की झोपड़ी और उसके पीछे वाली छोटी सी जमीन के टुकड़े पर थी। वही जमीन जो अभी तक गिरवी थी, लेकिन अर्जुन उसे छुड़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। कालिया ने दरवाजे पर लात मारी। दरवाजा, जो पहले से ही कमजोर था, टूट कर गिर गया। अर्जुन खड़ा हो गया। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वह अपनी बीमार मां और लाचार पिता के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। कालिया अंदर आया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने रामप्रसाद की खाट को ठोकर मारी। रामप्रसाद दर्द से कराह उठे। अर्जुन चिल्लाया, खबरदार, मेरे पिताजी को हाथ मत लगाना। कालिया हंसा, एक क्रूर डरावनी हंसी। उसने अर्जुन के बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए बाहर ले आया। गांव वाले खिड़कियों से झांक रहे थे, लेकिन किसी में बाहर आने की हिम्मत नहीं थी। सुना है तू बहुत बड़ा कारीगर बनता है। कालिया ने अर्जुन के गाल पर तमाचा मारा। अर्जुन गिर पड़ा। धूल उसके मुंह में भर गई। ये जमीन अब हमारी है, कल तक खाली कर देना, वरना इस कबाड़ के साथ तुझे और तेरे लंगड़े बाप को यहीं जला दूंगा। अर्जुन ने उठने की कोशिश की, लेकिन कालिया के आदमियों ने उसे लातों से मारा। उसकी पसलियों में दर्द उठा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जाते जाते कालिया ने अर्जुन की दुकान में भी तोड़फोड़ की। उसने अर्जुन के बनाए हुए उस कपड़े धोने वाले मशीन को लात मारकर तोड़ दिया, जिसे अर्जुन ने अपनी मां के लिए बनाया था। वो सारा सामान बिखर गया। वो मेहनत, वो सपना, सब मिट्टी में मिल गया। जब वो लोग चले गए तो सन्नाटा और भी गहरा हो गया। अर्जुन धूल में पड़ा था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन उससे ज्यादा गहरा घाव उसके स्वाभिमान पर था। सावित्री दौड़कर बाहर आई, बेटे को गले से लगाकर रोने लगी। रामप्रसाद अपनी खाट पर लेटे लेटे बेबसी के आंसू बहा रहे थे। एक पिता के लिए इससे बड़ी सजा क्या होगी कि उसके सामने उसके बेटे को पीटा जाए और वह कुछ न कर सके। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसके शरीर का हर जोड़ दुख रहा था। वह अपनी टूटी हुई दुकान के मलबे में बैठा था। उसके हाथ में एक टूटा हुआ पुर्जा था, एक पुराने माइक्रोवेव ओवन का मैग्नेट्रॉन। यह वही हिस्सा होता है जो माइक्रोवेव में खाना गर्म करने वाली तरंगें पैदा करता है। अर्जुन उसे घूरता रहा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी आग थी। वही आग जो इंसान को या तो राख कर देती है या फिर इतिहास बदल देती है। उसने अपने पिता के शब्द याद किए। रामप्रसाद हमेशा कहते थे, बेटा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन कमजोर नहीं। अगर सामने वाला ताकतवर हो तो उससे बल से नहीं, बुद्धि से लड़ो। लोहा लोहे को काटता है, लेकिन आग लोहे को पिघला देती है। अर्जुन ने सोचा, ये गुंडे अपनी बाइकों के दम पर ही इतना उछलते हैं। उनकी ताकत उनकी बंदूकें नहीं, उनकी रफ्तार है। अगर मैं उनकी रफ्तार ही छीन लूं तो, अगर मैं उनकी बाइकों को ही रोक दूं तो। लेकिन कैसे? वह अकेला था। उसके पास कोई हथियार नहीं था। उसके पास था तो बस यह कबाड़ का ढेर। तभी उसकी नजर उस मैग्नेट्रॉन पर पड़ी। उसे विज्ञान की एक किताब का धुंधला सा पाठ याद आया जो उसने कभी स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ा था। विद्युत चुंबकीय तरंगें। अगर इन तरंगों को बहुत शक्तिशाली बना दिया जाए
तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जला सकती हैं। बाइकों में भी तो इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम होता है। अगर वह कोई ऐसी मशीन बना सके जो एक झटके में बिना छुए उनकी बाइकों को बेकार कर दे। विचार तो आ गया, लेकिन यह असंभव जैसा था। ऐसा हथियार तो सेना के पास होता है, जिसे एम्प गन कहते हैं। उसे बनाने के लिए करोड़ों रुपये और बड़ी प्रयोगशाला चाहिए। अर्जुन के पास क्या था? एक टूटा हुआ माइक्रोवेव, कुछ पुराने कैपेसिटर, तांबे के तार और एक दृढ़ संकल्प। उसने आसमान की ओर देखा। चांद बादलों में छिपा हुआ था। उसने मुट्ठी भींची। मैं भागूंगा नहीं, उसने खुद से वादा किया। मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि एक कबाड़ी वाला क्या कर सकता है। उसी रात उसने काम शुरू किया। उसने अपनी दुकान का शटर गिराया, एक छोटी सी लालटेन जलाई और मलबे को हटाना शुरू किया। उसने हर वो चीज इकट्ठा करनी शुरू की जो उसके काम आ सकती थी। पुराने टीवी से हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर निकाला, खराब इन्वर्टर से बड़ी बड़ी बैटरियां निकाली, कैमरा फ्लैश के सर्किट ढूंढे। उसके हाथ छिल गए, खून निकला, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही नक्शा बन रहा था, एक ऐसी मशीन का नक्शा जो उसने कभी देखी नहीं थी, बस कल्पना की थी। गांव के कुत्ते भौंक रहे थे, दूर कहीं सियार रो रहे थे, और यहां एक 15 साल का लड़का जिसके गाल पर अभी भी थप्पड़ का निशान था, कबाड़ से एक क्रांति रचने की तैयारी कर रहा था। मां ने आधी रात को आकर कहा, बेटा सो जा, कल हम कहीं और चले जाएंगे, जान है तो जहान है। अर्जुन ने मां का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं मां, अगर आज हम भागे तो सारी जिंदगी भागते रहेंगे। बापू कहते थे ना, अपना घर अपना होता है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सावित्री ने बेटे की आंखों में देखा। उसे उन आंखों में अपने पति की वही जिद दिखाई दी जो जवानी में उनमें थी। वह चुपचाप चली गई, लेकिन वह जानती थी कि उसका बेटा कुछ अलग कर रहा है। अगले 3 दिन अर्जुन ने न दिन देखा न रात। वह पागलों की तरह काम करता रहा। कभी सर्किट जल जाता, कभी करंट लगता और वह दूर जा गिरता। एक बार तो ट्रांसफार्मर फटते फटते बचा। उसका चेहरा काला पड़ गया था, बाल बिखर गए थे। गांव वाले उसके दुकान के पास से गुजरते तो कहते, बेचारा मार खाकर पागल हो गया है, दिन भर कबाड़ में सिर खपाता रहता है। किसी ने उसका मजाक उड़ाया, किसी ने तरस खाया, कोई उसकी मदद को नहीं आया। सबको लगा कि वह सदमे में है और बच्चों वाले खिलौने बना रहा है। लेकिन अर्जुन खिलौना नहीं बना रहा था, वह एक अदृश्य राक्षस तैयार कर रहा था। उसने माइक्रोवेव के मैग्नेट्रॉन को एक पुराने डिश एंटीना के साथ जोड़ा ताकि तरंगों को एक दिशा में फेंका जा सके। उसने कई सारे कैपेसिटर को जोड़कर एक के भी में एक तरंगों को आखिरी आने के लिए कैपेसिटर बैंक बनाया, जो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भारी मात्रा में बिजली छोड़ सकता था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी ऊर्जा। इस मशीन को चलाने के लिए बहुत तेज करंट की जरूरत थी और गांव की बिजली तो वैसे ही नदारद थी। अगर बिजली आती भी तो वोल्टेज इतना कम होता कि बल्ब भी ठीक से नहीं जलता। अर्जुन फिर अटक गया। मशीन तैयार थी, लेकिन वह एक बंदूक की तरह थी जिसमें गोली तो है लेकिन ट्रिगर दबाने की ताकत नहीं। तभी उसकी नजर पिता की पुरानी राजदूत मोटरसाइकिल पर पड़ी, जो सालों से आंगन में जंग खा रही थी। उसका इंजन खराब था, लेकिन उसका मैग्नेटो कॉइल शायद काम कर सकता था। उसने सोचा, अगर मैं हाथ से घुमाने वाला डायनेमो बना लूं और उसे इन कैपेसिटर से जोड़ दूं। यह विशुद्ध जुगाड़ था, विज्ञान के नियमों को तोड़ मरोड़ कर अपनी जरूरत के हिसाब से ढालना। उसने साइकिल का पहिया निकाला, उसे मोटर से जोड़ा और उसे अपनी मशीन का हिस्सा बना लिया। अब उसे बस पैडल मारना था। बिजली बनेगी, कैपेसिटर में जमा होगी और फिर एक बटन दबाते ही बूम। तीसरे दिन की शाम ढलने वाली थी। कालिया का दिया हुआ समय खत्म हो रहा था। अर्जुन ने अपनी मशीन को एक पुराने झूठ के बोरे से ढक दिया। वह मशीन अजीब दिख रही थी। एक लोहे का बक्सा जिसमें से डिश एंटीना बाहर निकला था, ढेर सारे तार उलझे हुए थे और बगल में एक साइकिल का पैडल लगा था। देखने में यह कबाड़ का ढेर ही लग रहा था। गांव में सन्नाटा पसरा था। सबको पता था कि आज रात कालिया आएगा। लोग अपने घरों में ताले लगा रहे थे। कुछ लोग तो गांव छोड़कर रिश्तेदारी में जा रहे थे। सावित्री रो रही थी। राम प्रसाद की आंखों में लाचारी थी। अर्जुन, मान जा बेटा, चल चलते हैं, राम प्रसाद ने कांपती आवाज में कहा। अर्जुन ने अपने पिता के पास जाकर उनके घुटनों को छुआ। बापू, आपने मुझे सिखाया था कि अपने हक के लिए लड़ना धर्म है। आज मैं वही कर रहा हूं। आप बस मां का ख्याल रखना। तभी दूर से वही डरावनी आवाज सुनाई दी।
दुग दुग दुग। एक नहीं, 10 नहीं, 20 बाइकों की आवाज, जैसे पूरा तूफान चला आ रहा हो। कालिया अपनी पूरी फौज के साथ आ रहा था। धूल का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। बाइकों की हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीर दिया। अर्जुन उठा। उसने अपनी उस अजीब सी मशीन को एक हाथ गाड़ी ठेले पर रखा और उसे धकेलता हुआ घर के बाहर ले आया। वह अकेला सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसके पीछे उसका घर था, उसके माता पिता थे और सामने मौत आ रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन डर से नहीं, एड्रेनलिन से। उसने मशीन से जुड़ा साइकिल का पैडल घुमाना शुरू किया। चर्र चर्र की आवाज आई। मशीन के अंदर लगी लाइटें धीरे धीरे जलने लगीं। कैपेसिटर चार्ज होने की एक बारीक सी हम मम 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 ध्वनि शुरू हो गई। कालिया की बाइक सबसे आगे थी। उसने देखा कि सड़क पर वही लड़का खड़ा है। वह हंसा। उसने अपनी बाइक की रेस बढ़ाई। उसके पीछे उसके गुंडे भी शोर मचाने लगे। वे सोच रहे थे कि आज इस लड़के को कुचल देंगे। वे तेजी से करीब आ रहे थे। 500 मीटर, 300 मीटर, 200 मीटर। अर्जुन का दिल हथौड़े की तरह धड़क रहा था। उसने पैडल और जोर से घुमाया। मशीन पर लगा एक छोटा सा वोल्टमीटर का कांटा लाल निशान की तरफ बढ़ रहा था। आ जाओ, अर्जुन बुदबुदाया। बस थोड़ा और पास। कालिया अब मुश्किल से 50 मीटर दूर था। उसकी बाइक की हेडलाइट सीधे अर्जुन की आंखों में चुभ रही थी। कालिया ने अपनी चेन हवा में लहराई। उसे लगा जीत उसकी है। तभी वोल्टमीटर का कांटा फुल पर पहुंचा। अर्जुन ने पैडल छोड़ा और मशीन के ऊपर लगा एक बड़ा सा लाल बटन, जो उसने पुराने स्टार्टर से निकाला था, पूरी ताकत से दबा दिया। जैसे ही अर्जुन ने वह लाल बटन दबाया, किसी को किसी धमाके की उम्मीद थी, शायद आग के गोले की या गोली चलने की आवाज की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वहां कोई धड़ाम नहीं था, कोई बारूद नहीं फटा। बस एक अजीब सी रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज गूंजी, झून नन 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 नन, जैसे हजारों मधुमक्खियां एक साथ कान के पास भिन भिना रही हों। हवा में अचानक गर्मी बढ़ गई। अर्जुन की उस कबाड़ मशीन के भीतर लगे कैपेसिटर एक साथ डिस्चार्ज हुए। डिश एंटीना से एक नीली चिंगारी निकली, जो बमुश्किल दिखाई दी, लेकिन उसका असर अदृश्य और भयानक था। एक तेज महक हवा में फैल गई, ओजोन की महक, जैसे बारिश के दौरान बिजली गिरने पर आती है। कालिया, जो अपनी बाइक पर यमराज की तरह चढ़ा आ रहा था, अचानक एक झटके से आगे की तरफ गिरा। उसकी बाइक, जो 100 की रफ्तार पर दहाड़ रही थी, एक ही पल में मूक हो गई। इंजन बंद हो गया। कोई हिचकी नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस सन्नाटा। चूंकि बाइक रफ्तार में थी और इंजन अचानक लॉक हो गया, पिछले पहिए ने सड़क पर घिसटना शुरू कर दिया। कालिया संतुलन नहीं बना पाया। वह हैंडल के ऊपर से उछला और धूल में जा गिरा। उसके पीछे आ रहे उसके साथी समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। उनकी बाइकों की लाइटें एक साथ बुझ गईं। इंजन ऐसे बंद हुए जैसे किसी ने उनकी सांसें खींच ली हों। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, एक के बाद एक 20 बाइकों का काफिला ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कुछ गुंडे सड़क पर गिरे, कुछ झाड़ियों में। जो बाइकें धीरे चल रही थीं, वे बस रुक गईं। अंधेरा छा गया। हेडलाइट्स बुझ चुकी थीं। सिर्फ चांद की रोशनी में धूल का गुबार और कराहते हुए गुंडे दिखाई दे रहे थे। सन्नाटा, एक गहरा, अविश्वसनीय सन्नाटा। अर्जुन अभी भी अपनी मशीन के पास खड़ा था। वह हाँप रहा था। मशीन से अब धुआं निकल रहा था। तारों पर लगा प्लास्टिक इंसुलेशन पिघल चुका था। मैग्नेट्रॉन जलकर काला हो गया था। अर्जुन के हाथों में झनझनाहट हो रही थी। उसके रोंगटे खड़े थे। उसने कर दिखाया था। विज्ञान ने बाहुबल को हरा दिया था। कालिया धूल झाड़ते हुए खड़ा हुआ। उसके माथे से खून बह रहा था। वह गुस्से से पागल हो रहा था, लेकिन उससे ज्यादा वह हैरान था। ये क्या हुआ? वह चिल्लाया, मेरी बाइक! क्या हुआ गाड़ियों को? उसने अपनी बाइक को लात मारी। सेल्फ स्टार्टर दबाया। खट खट खट, कोई आवाज नहीं। इंजन मुर्दा पड़ा था। उसने चाबी घुमाई, लेकिन मीटर की बत्ती भी नहीं जली। उसके बाकी साथी भी पागलों की तरह अपनी बाइकों को किक मार रहे थे। सरदार, करंट नहीं आ रहा, एक गुंडा चिल्लाया। बैटरी डेड हो गई है भाई, दूसरा बोला। सारी वायरिंग जल गई है, बदबू आ रही है, तीसरे ने कहा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अपनी कांपती आवाज को संभालते हुए वह बोला, कोशिश मत करो, अब ये नहीं चलेंगी। मैंने इनके दिमाग एक्यू जला दिए हैं। कालिया की नजर उस दुबले पतले लड़के पर पड़ी जो कबाड़ के ढेर के पीछे खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था
कि इस पिद्दी से लड़के ने उसकी पूरी गैंग को पैदल कर दिया है। वह अपनी कमर से लोहे की चेन निकालकर अर्जुन की तरफ बढ़ा। तूने क्या किया हरामखोर? तूने हमारी बाइकों पर काला जादू किया है। कालिया को विज्ञान नहीं, जादू टोना समझ आ रहा था। उसके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि बिना छुए गाड़ियां खराब हो गईं। अर्जुन पीछे नहीं हटा। मशीन अब बेकार हो चुकी थी, लेकिन उसका काम पूरा हो गया था। उसने कहा, यह जादू नहीं है कालिया, यह विज्ञान है और यह मेरा गांव है। यहां से चले जाओ अपने पैरों पर, वरना अगली बार यह मशीन नहीं पूरा गांव बोलेगा। जुबान लड़ाता है। कालिया दौड़कर आया और उसने अर्जुन को एक जोरदार घूंसा मारा। अर्जुन गिर गया, उसके होंठ फट गए, लेकिन वह गिरा नहीं रहा। वह फिर खड़ा हो गया। कालिया फिर मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी रुको, एक भारी आवाज आई। यह आवाज रामप्रसाद की थी। अर्जुन के पिता, जो पिछले 2 सालों से बिना सहारे के चल नहीं पाते थे, आज दरवाजे की चौखट पर खड़े थे। हाथ में लाठी थी, शरीर कांप रहा था, लेकिन आंखों में वो आग थी जो बुझ चुकी थी। अपने बेटे को पिटता देख एक अपाहिज पिता के अंदर की ताकत जाग उठी थी। सिर्फ रामप्रसाद नहीं, अर्जुन के घर के आसपास के दरवाजों से कुंडी खुलने की आवाजें आने लगीं। खिड़कियां खुलीं। जो गांव वाले डर के मारे दुबके हुए थे, उन्होंने देखा कि वे राक्षस अब अपनी जादुई सवारियों बाइकों के बिना लाचार हैं। वे अब सिर्फ साधारण गुंडे हैं जो सड़क पर गिरे पड़े हैं। उनका हौवा खत्म हो चुका था। सबसे पहले मास्टर जी बाहर निकले, फिर रामू काका, फिर बिरजू पहलवान। देखते ही देखते हर घर से लोग निकल आए। किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में खेती का फावड़ा, किसी के हाथ में सिर्फ पत्थर। कालिया ने चारों तरफ देखा। वह घिरा हुआ था। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी रफ्तार। उसकी बाइक अब लोहे का कबाड़ बन चुकी थी। वह भाग नहीं सकता था। मारो सालों को, भीड़ में से किसी ने चिल्लाया। और फिर जो हुआ वह रामपुर के इतिहास में दर्ज हो गया। वो गुंडे जो कल तक गांव वालों को कीड़े मकोड़े समझते थे, आज अपनी जान बचाने के लिए खेतों की तरफ भाग रहे थे। गांव वाले उन्हें दौड़ा रहे थे। उनकी महंगी बाइकें सड़क पर लावारिस पड़ी थीं, धुआं छोड़ती हुई। अर्जुन वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका सिर चकरा रहा था। 3 दिन की थकान, भूख और चोट अब अपना असर दिखा रही थी। सावित्री दौड़कर आई और उसने अर्जुन का सिर अपनी गोद में रख लिया। वह रो रही थी, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। रामप्रसाद धीरे धीरे चलते हुए अपने बेटे के पास आए। उन्होंने झुककर अर्जुन के माथे को चूमा। तूने तो सच में इतिहास बदल दिया मेरे शेर, रामप्रसाद ने रुंधे गले से कहा। अर्जुन ने धुंधली आंखों से अपनी मशीन की तरफ देखा। वह पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन उसने अपना काम कर दिया था। उसने साबित कर दिया था कि कबाड़ कबाड़ नहीं होता अगर उसे सही हाथों का स्पर्श मिले। अगली सुबह रामपुर का नजारा बदला हुआ था। सड़क किनारे 20 महंगी बाइकें पड़ी थीं जो अब किसी काम की नहीं थीं। पुलिस की जीप सायरन बजाती हुई आई। शहर के थानेदार, जो पहले कालिया की शिकायत लिखने से भी डरते थे, आज हैरान होकर उन बाइकों को देख रहे थे। ये सब कैसे हुआ? थानेदार ने पूछा। इतनी सारी गाड़ियां एक साथ खराब कैसे हो गईं? गांव वालों ने अर्जुन की तरफ इशारा किया। अर्जुन अपनी दुकान के बाहर बैठा टूटे हुए माइक्रोवेव को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। थानेदार ने उस मशीन को देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया। इस कबाड़ से खबर आग की तरह फैली। पहले जिले में, फिर राज्य में। स्थानीय अखबारों में हेडलाइन छपी, रामपुर का चमत्कार, 15 साल के लड़के ने जादुई मशीन से गुंडों को हराया। लेकिन असली मोड़ तब आया जब यह खबर एक रिटायर्ड आर्मी कर्नल रंजीत सिंह के कानों तक पहुंची। कर्नल साहब पास के ही शहर में रहते थे और अक्सर विज्ञान मेलों में जज बनकर जाते थे। जब उन्होंने अखबार में पढ़ा कि बाइकों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक साथ जल गए बिना किसी आग के, तो उनका माथा ठनका। एक सैनिक होने के नाते वे जानते थे कि ऐसा सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, एमपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। लेकिन एक गांव का लड़का एम्प कैसे बना सकता है, वो भी कबाड़ से? यह असंभव था। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए कर्नल साहब अपनी जीप लेकर रामपुर पहुंचे। जब वे अर्जुन की दुकान पर आए तो उन्होंने देखा कि वह लड़का एक पुराने पंखे की मोटर से कुछ बना रहा था। कर्नल साहब ने अपना परिचय दिया और उस हथियार को देखने की मांग की। अर्जुन ने संकोच करते हुए उन्हें वो जला हुआ बक्सा दिखाया। कर्नल रंजीत सिंह ने उस मशीन को बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने मैग्नेट्रॉन, कैपेसिटर बैंक और हाथ से चलाने वाले डायनेमो के कनेक्शन को देखा। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कच्चा था, खतरनाक था,
और किसी भी सुरक्षा मानक को नहीं मानता था, लेकिन इसका सिद्धांत बिल्कुल सटीक था। इस लड़के ने अनजाने में एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का प्रोटोटाइप बना दिया था, जिसे बनाने में रक्षा अनुसंधान डार्डो के वैज्ञानिक सालों लगा देते हैं। कर्नल साहब ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। बेटे, तुम्हें पता है तुमने क्या बनाया है? अर्जुन ने सिर झुका लिया। माफ करना साहब, अगर कोई कानून तोड़ा हो, मैं तो बस अपने बापू को बचाना चाहता था। कर्नल साहब की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कहा, कानून नहीं बेटे, तुमने तो विज्ञान की नई परिभाषा लिखी है। तुम्हारा यह जुगाड़ सिर्फ गांव नहीं, शायद कल को देश की सरहद भी बचा सके। कर्नल साहब ने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और दिल्ली में अपने एक पुराने साथी को फोन मिलाया, जो अब रक्षा मंत्रालय में बड़े पद पर थे। सर, मुझे एक हीरा मिला है कचरे के ढेर में। हमें इसे तुरंत दिल्ली लाना होगा, आखिरी सलकार देने के लिए, इससे पहले कि दुनिया को इसकी भनक लगे। अर्जुन को पता नहीं था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली थी। वह अपनी मां की तरफ देख रहा था, जो उसके लिए रोटी बना रही थी, लेकिन दूर आसमान में एक सेना का हेलीकॉप्टर रामपुर की दिशा में उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि हुनर जब बाहर आता है तो सिर्फ तारीफ नहीं, दुश्मन भी लाता है। और अर्जुन का दुश्मन अब कोई गली का गुंडा नहीं, बल्कि वे लोग होने वाले थे जो भारत की इस नई ताकत को चुराना चाहते थे। अगले कुछ घंटे अर्जुन के लिए किसी सपने से कम नहीं थे। वह जिंदगी में पहली बार अपने गांव से बाहर निकला था, और वो भी बस या ट्रेन से नहीं, बल्कि सेना के एक विशाल हेलीकॉप्टर में। जब हेलीकॉप्टर जमीन से ऊपर उठा तो अर्जुन ने खिड़की से नीचे देखा। उसका रामपुर, उसकी झोपड़ी, उसके पिता का वो छोटा सा खेत, सब कुछ माचिस की डिब्बी जैसा लग रहा था। इंजन की तेज आवाज के बीच कर्नल रंजीत सिंह ने उसे हेडफोन पहनने को कहा। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसे डर ऊंचाई का नहीं था, उसे डर उस अज्ञात भविष्य का था जिसकी तरफ वह बढ़ रहा था। दिल्ली, देश की राजधानी। जब वे एक गुप्त सैन्य हवाई अड्डे पर उतरे तो रात हो चुकी थी। वहां का नजारा अर्जुन की समझ से बाहर था। इतनी रोशनी तो उसने पूरे रामपुर में मिलाकर भी नहीं देखी थी। रनवे पर बड़ी बड़ी मशीनें, वर्दीधारी सैनिक और काले शीशे वाली गाड़ियां, सब कुछ इतना अनुशासित, इतना भव्य। अर्जुन को एक काली गाड़ी में बैठाया गया। उसने अपना पुराना झोला कसकर पकड़ रखा था, वही झोला जिसमें उसका एकमात्र हथियार, वो जला हुआ माइक्रोवेव रखा था। उसके कपड़े, जिनमें अभी भी ग्रीस और मिट्टी लगी थी, उस चमचमाती गाड़ी की सीटों पर अजीब लग रहे थे। गाड़ी एक विशाल इमारत के सामने रुकी। बाहर बोर्ड पर लिखा था, रक्षा अनुसंधान एवं विकास केंद्र, DRDA, उच्च सुरक्षा क्षेत्र। अंदर घुसते ही अर्जुन को ठंडक महसूस हुई। वहां की हवा भी अलग थी, साफ, ठंडी और खामोश। उसे एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाया गया। कमरे के बीच में एक लंबी मेज थी, जिसके चारों तरफ कुछ लोग बैठे थे। वे सभी सफेद कोट पहने हुए थे। उनके चेहरे गंभीर थे और उनकी आंखों में जिज्ञासा नहीं, बल्कि संदेह था। ये देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, IIT और विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग। उनके सामने अर्जुन, एक 15 साल का लड़का, फटी हुई चप्पल और तेल लगे कुर्ते में किसी दूसरी दुनिया का प्राणी लग रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें अर्जुन पर थीं। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी अदालत में खड़ा मुजरिम हो। तभी कमरे के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. सुब्रमण्यम खड़े हुए। वे इस प्रोजेक्ट के हेड थे। चश्मा नाक पर टिकाए उन्होंने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उन्होंने कर्नल रंजीत की तरफ मुड़कर अंग्रेजी में कुछ कहा, लेकिन उसका लहजा इतना तीखा था कि अर्जुन समझ गया कि तारीफ नहीं हो रही है। फिर डॉ. सुब्रमण्यम ने हिंदी में, लेकिन टूटी फूटी और भारी लहजे में अर्जुन से पूछा, तो तुम हो वो जादूगर? कमरे में कुछ लोग दबी हंसी हंसे। अर्जुन ने धीरे से कहा, जी नहीं साहब, मैं अर्जुन हूं, मैकेनिक। डॉ. सुब्रमण्यम ने मेज पर रखे उस जले हुए बक्स से अर्जुन की मशीन की तरफ इशारा किया। कर्नल रंजीत कह रहे हैं कि तुमने इस कचरे के ढेर से एक एम्प हथियार बनाया है। क्या तुम्हें पता भी है एम्प का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्जुन चुप रहा। उसे फुल फॉर्म नहीं पता था। उसे तो बस इतना पता था कि यह मशीन गुंडों की बाइक रोक सकती है। डॉ. सुब्रमण्यम ने अपनी बात जारी रखी। हजारों करोड़ का बजट, सैकड़ों PhD वैज्ञानिक और सालों की रिसर्च लगती है एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन बनाने में, और तुम कहना चाहते हो कि तुमने इसे एक टूटे हुए ओवन और साइकिल के पैडल से बना दिया?
यह विज्ञान है लड़के, कोई गांव की रामलीला नहीं। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसने सोचा था कि यहां उसकी तारीफ होगी, उसे सम्मान मिलेगा, लेकिन यहां तो उसकी मेहनत को नौटंकी कहा जा रहा था। उसे अपने बापू की याद आई। बापू कहते थे, बड़े लोग अक्सर अपनी डिग्रियों के पीछे इतने छुप जाते हैं कि उन्हें साधारण सच दिखाई नहीं देता। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। उसने अपना सिर उठाया और डॉ सुब्रमण्यम की आंखों में देखते हुए कहा, साहब, मुझे आपकी किताबें नहीं आती, मुझे फुल फॉर्म भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि लोहे को गर्म करने पर वो लाल होता है और चुंबक को बिजली देने पर वो चिपकता है। मैंने बस वही किया जो जरूरत थी। डॉ सुब्रमण्यम का चेहरा सख्त हो गया। एक अनपढ़ लड़के का उन्हें जवाब देना उनके अहंकार को चुभ गया। ठीक है डॉ सुब्रमण्यम ने कड़क आवाज में कहा, अगर तुम्हें अपने इस खिलौने पर इतना ही भरोसा है तो इसे साबित करो। लैब में ले चलो इसे। उन्हें एक उच्च तकनीकी प्रयोगशाला लैब में ले जाया गया। यह जगह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी थी। चारों तरफ कंप्यूटर स्क्रीन, रोबोटिक आर्म्स और मोटे कांच की दीवारें। डॉ सुब्रमण्यम ने एक इशारा किया। एक कांच के चैम्बर कमरे के अंदर एक अत्याधुनिक मिलिट्री ड्रोन रखा गया। यह ड्रोन खास था। इसे दुश्मनों के राडार और जैमर से बचने के लिए बनाया गया था। इसके सर्किट पर खास शील्डिंग सुरक्षा कवच लगी थी। यह हमारा गरुड़ ड्रोन है, डॉ सुब्रमण्यम ने गर्व से कहा। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमलों को झेल सकता है। अगर तुम्हारी मशीन में दम है तो इसे गिरा कर दिखाओ। लैब के बाकी वैज्ञानिक आपस में कानाफूसी करने लगे। बेचारा बच्चा बेइज्जत होगा। यह मैग्नेट्रॉन तो जल चुका है, यह काम भी नहीं करेगा। कर्नल साहब भी किन चक्करों में पड़ गए। अर्जुन को कांच की दीवार के बाहर खड़ा किया गया। उसकी मशीन को अंदर ड्रोन के पास रखा गया। उसे तारों से लैब के पावर सप्लाई से जोड़ा गया, क्योंकि साइकिल पैडल को उन्होंने बकवास कहकर हटा दिया था। अर्जुन ने अपनी मशीन को देखा। वह वहां अकेली पड़ी थी, उन महंगी मशीनों के बीच, बिल्कुल उसकी तरह अकेली और बेबस। उसने मन ही मन मशीन से बात की, आज मेरी लाज रख लेना दोस्त। डो सुब्रमण्यम ने काउंटडाउन शुरू किया। पावर ऑन, सिस्टम रेडी, 3, 2, 1, फायर। अर्जुन ने बटन दबाया। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ। वही जूनन की आवाज आई। ड्रोन हवा में स्थिर उड़ता रहा। डॉ सुब्रमण्यम के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आई। मैंने कहा था ना, यह कच। लेकिन उनकी बात पूरी नहीं हो पाई। अचानक अर्जुन की मशीन से एक आवाज आई, जैसे कुछ अंदर ही अंदर फट रहा हो। क्रैक क्रैक, और फिर एक धमाका नहीं बल्कि एक तरंग, वेव निकली। यह तरंग इतनी शक्तिशाली थी कि लैब की बत्तियां फड़फड़ाने लगीं। कांच के चैम्बर के अंदर वह अजय गरुड़ ड्रोन अचानक पागलों की तरह डगमगाया। उसके रोटर पंखे उल्टी दिशा में घूमने लगे। ड्रोन के अंदर से चिंगारियां निकलीं और अगले ही पल वह लाखों का ड्रोन जमीन पर आ गिरा। धड़ाम। लेकिन बात यही नहीं रुकी। लैब के बाहर जहां वैज्ञानिक खड़े थे, उनके कंप्यूटर स्क्रीन ब्लैक हो गए। डॉ सुब्रमण्यम का डिजिटल चश्मा बंद हो गया। लैब का ऑटोमेटिक दरवाजा लॉक हो गया। फायर अलार्म बजने लगा। पूरे फ्लोर की बिजली गुल हो गई। सिर्फ लाल रंग की इमरजेंसी लाइट जल रही थी। सन्नाटा। इस बार यह सन्नाटा गांव के सन्नाटे से भी ज्यादा गहरा और भारी था। अंधेरे में कर्नल रंजीत सिंह की आवाज आई, डॉक्टर साहब, क्या आपका गरुड़ अभी भी उड़ रहा है? जब बैकअप जनरेटर चालू हुआ और बत्तियां वापस आईं, तो नजारा देखने लायक था। डॉ सुब्रमण्यम का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वे पसीने से लथपथ थे। वे दौड़कर चैम्बर के पास गए। ड्रोन पूरी तरह फ्राई हो चुका था। उसके अंदर का हर एक माइक्रोचिप जलकर खाक हो गया था। वैज्ञानिक अपने कंप्यूटरों को रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब बेकार। अर्जुन की मशीन ने सिर्फ ड्रोन को नहीं, उस लैब के पूरे सिस्टम को हिला दिया था। यह असंभव है, एक जूनियर वैज्ञानिक बड़बड़ाया। इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी रैंडम थी कि हमारी शील्डिंग इसे पकड़ ही नहीं पाई। डॉ सुब्रमण्यम धीरे धीरे अर्जुन की तरफ मुड़े। उनकी आंखों में अब घमंड नहीं बल्कि एक डर मिश्रित आदर था। वह लड़का जिसे वे अनपढ़ समझ रहे थे, उसने अनजाने में केओस थ्योरी का इस्तेमाल कर लिया था। उसकी मशीन से निकलने वाली तरंगें सीधी नहीं थीं। वे इतनी उलझी हुई थीं कि कोई भी आधुनिक कंप्यूटर उन्हें रोक नहीं सकता था। यह जुगाड़ की सबसे बड़ी ताकत थी। उसमें कोई पैटर्न नहीं था जिसे दुश्मन पकड़ सके। अर्जुन अभी भी कोने में खड़ा था, हाथ जोड़े।
उसे लगा शायद उसने कोई गलती कर दी है। उसने डरते हुए पूछा, साहब कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं हो गया? मैं तो बस। तभी कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला। वहां एक और व्यक्ति खड़ा था, लंबा कद, सख्त चेहरा और साधारण खादी का कुर्ता। उसके पीछे 2 ब्लैक कमांडो थे। यह कोई वैज्ञानिक नहीं था, यह था रॉ, भारत की खुफिया एजेंसी का एक वरिष्ठ अधिकारी विक्रम राठौड़। विक्रम राठौड़ ने कमरे का जायजा लिया, जले हुए ड्रोन को देखा, फिर अर्जुन को देखा। वह सीधा अर्जुन के पास आया। डॉ सुब्रमण्यम और बाकी वैज्ञानिक सम्मान में पीछे हट गए। विक्रम राठौड़ ने अर्जुन के सामने घुटने टेके ताकि वह उसकी आंखों में देख सके। बेटा, विक्रम की आवाज भारी और गंभीर थी। तुम्हें पता है तुमने आज क्या किया है? तुमने सिर्फ एक ड्रोन नहीं गिराया, तुमने हमारी आंखें खोल दी हैं। अर्जुन चुप रहा। विक्रम ने कर्नल रंजीत की तरफ देखा। कर्नल, यह बच्चा अब खुले में नहीं रह सकता। यह खबर सीमा पार पहुंच चुकी है। हमारे जासूसों ने बताया है कि पड़ोसी मुल्क की खुफिया एजेंसी इस माइक्रोवेव बॉय को ढूंढ रही है। उन्हें लगता है कि भारत ने कोई गुप्त हथियार बना लिया है। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। पड़ोसी मुल्क, जासूस, वह तो सिर्फ अपने गांव को बचाना चाहता था। यह सब इतना बड़ा कैसे हो गया? विक्रम ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन, अब तुम रामपुर वापस नहीं जा सकते, कम से कम अभी नहीं। तुम्हारे परिवार को सुरक्षित जगह ले जाया जा रहा है। देश को तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम हमारी मदद करोगे? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। साहब, मुझे बस मेरे बापू के पास जाना है। उन्हें मेरी जरूरत है। उन्हें तुम्हारी जरूरत है, लेकिन भारत को भी है। विक्रम ने कहा। सोचो अर्जुन, अगर यह तकनीक दुश्मनों के हाथ लग गई तो वे इसे हमारे ही सैनिकों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। क्या तुम ऐसा होने दोगे? अर्जुन ने उस जले हुए ड्रोन को देखा, फिर उसने अपने फटे हुए जूतों को देखा। उसने गहरी सांस ली। उसके बापू हमेशा कहते थे, देश सबसे पहले। उसने अपने आंसू पोंछे। मैं रुकूंगा साहब, मैं काम करूंगा, लेकिन वादा करो मेरे गांव पर कोई आंच नहीं आएगी। विक्रम राठौड़ मुस्कुराए। एक ठंडी, रहस्यमयी मुस्कान वादा रहा। लेकिन अर्जुन नहीं जानता था कि लैब की इस चारदीवारी के बाहर अंधेरे में शिकारी उसका इंतजार कर रहे थे। एक गद्दार जो इसी लैब के अंदर मौजूद था, उसने अपनी घड़ी में लगे एक छोटे से ट्रांसमीटर से मैसेज भेज दिया था, टारगेट कंफर्म, बच्चा ही कुंजी की है, उसे उठा लो। रात के 2 बज रहे थे। डीआरडीओ डारडे का वह गेस्ट हाउस बाहर से जितना शांत दिख रहा था, अंदर उतनी ही बेचैनी थी। अर्जुन को एक कमरे में रखा गया था। यह कमरा किसी 5 सितारा होटल जैसा था। मुलायम बिस्तर, एसी की ठंडक और मेज पर फलों की टोकरी। लेकिन अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। उसे एसी की आदत नहीं थी। आंख पर आता है, लेकिन आदत को उसे तो अपने घर की खटिया और टूटी छत से दिखने वाले तारों की आदत थी। उसने करवट बदली। उसका मन बेचैन था। बापू कैसे होंगे? मां ने खाना खाया होगा या नहीं? विक्रम राठौड़ ने वादा तो किया था, लेकिन क्या बड़े लोगों के वादों पर भरोसा किया जा सकता है? तभी गलियारे कॉरिडोर की बत्ती अचानक गुल हो गई। सिर्फ गलियारे की नहीं, पूरे गेस्ट हाउस की बिजली चली गई। अर्जुन उठकर बैठ गया। उसे लगा शायद पावर कट है, लेकिन तभी उसने एक ऐसी आवाज सुनी जो पावर कट में नहीं होती। खट खट खट। यह जूतों की आवाज थी, लेकिन यह आम जूतों की आवाज नहीं थी। यह टैक्टिकल बूट्स की दबी हुई आवाज थी, जो जानबूझकर धीरे रखे जा रहे थे। अर्जुन ने अपने गांव में जंगल में शिकार करने वालों को देखा था। वह जानता था कि जब कोई दबे पांव चलता है तो उसकी नीयत अच्छी नहीं होती। उसने दरवाजे के नीचे से देखा। परछाइयां हिल रही थीं। एक नहीं, 3-4 लोग थे, और वे फुसफुसा नहीं रहे थे। वे इशारों में बात कर रहे थे। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। विक्रम सर तो सुबह आने वाले थे, तो यह कौन है? क्या यह वही दुश्मन है जिनका जिक्र विक्रम सर ने किया था? दरवाजे के हैंडल पर एक हल्की सी हलचल हुई। कोई मास्टर की डालकर ताला खोलने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन समझ गया, उसे लेने आए हैं, और इस बार कोई हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि मौत आई है। वह बिस्तर से कूदा। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। कमरा दूसरी मंजिल पर था। खिड़की पर ग्रिल लगी थी। दरवाजा ही एकमात्र रास्ता था, और वही मौत का दरवाजा बन चुका था। हे भगवान, अब क्या करूं? अर्जुन बड़बड़ाया। उसकी नजर कमरे में दौड़ी। पानी की बोतल, टीवी, टेबल लैंप, बाथरूम। तभी उसके दिमाग में बापू की एक और सीख कौंधी।
जब दुश्मन ताकतवर हो और तुम कमजोर, तो अपने आसपास की चीजों को हथियार बना लो। शेर को हराने के लिए पंजा नहीं, जाल चाहिए। अर्जुन की नजर बिस्तर के पास रखे इलेक्ट्रिक केटल, पानी गर्म करने की केतली और एक एक्सटेंशन कॉर्ड पर पड़ी। समय कम था। ताला खुलने में मुश्किल से 1 मिनट बचा था। अर्जुन बिजली की फुर्ती से भागा। उसने केटल से पानी भरा और उसे दरवाजे के ठीक सामने फर्श पर गिरा दिया। पूरा कारपेट गीला हो गया। फिर उसने टेबल लैंप की तार को जोर से खींचा। प्लग दीवार में लगा रहा, लेकिन तार बीच से टूट गई। नंगी तांबे की तार, नाकेड वायर बाहर निकल आई। उसने उस नंगी तार को गीले कारपेट पर छोड़ दिया, लेकिन स्विच अभी ऑन नहीं किया। वह दौड़कर बाथरूम में गया और एक बाल्टी पानी भर लाया। दरवाजे का लॉक क्लिक करके खुला। अर्जुन दरवाजे के ठीक पीछे दीवार से सटकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में स्विच बोर्ड का बटन था। जैसे ही दरवाजा धीरे से खुला, एक काली वर्दी पहने आदमी ने अंदर कदम रखा। उसके हाथ में एक गन थी जिस पर साइलेंसर लगा था। उसने नाइट विजन चश्मा पहन रखा था। जैसे ही उसका पहला कदम उस गीले कारपेट पर पड़ा, अर्जुन ने स्विच ऑन कर दिया। चटाक 220 वोल्ट का करंट पानी के जरिए उस आदमी के शरीर में दौड़ गया। वह चीख भी नहीं पाया। उसका शरीर अकड़ गया, मांसपेशियां खिंच गईं और वह एक भारी बोरे की तरह धड़ाम से जमीन पर गिरा। उसके हाथ से बंदूक छूटकर दूर जा गिरी। उसके पीछे खड़े दूसरे आदमी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसने सोचा शायद उसका साथी फिसल गया। वह उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा और जैसे ही उसने अपने साथी को छुआ, करंट ने उसे भी जकड़ लिया। 2 दुश्मन ढेर। अर्जुन ने तुरंत स्विच ऑफ किया। वह जानता था कि करंट ज्यादा देर तक नहीं रख सकते, वरना फ्यूज उड़ जाएगा। उसने जल्दी से उन दोनों की बंदूकें दूर कीं। उसे बंदूक चलानी नहीं आती थी, इसलिए उसने उन्हें पलंग के नीचे सरका दिया। लेकिन दुश्मन सिर्फ 2 नहीं थे। गलियारे से एक भारी आवाज आई, प्लान बी, अंदर जाओ, बच्चे को जिंदा पकड़ना है। यह आवाज जानी पहचानी लग रही थी। अर्जुन का माथा ठनका। यह तो उसी जूनियर वैज्ञानिक की आवाज थी जो कल उसे पानी पिला रहा था। डॉ वर्मा, गद्दार। अर्जुन ने दांत पीसे। घर का भेदी लंका ढाए। तीसरा आदमी, जो इनका लीडर लग रहा था, समझदार था। उसने अपने साथियों को गिरते देख लिया था। उसने टॉर्च जलाई और गीले फर्श को देख लिया। वह हंसा। चालाक चूहा, उसने अंग्रेजी लहजे वाली हिंदी में कहा। लेकिन खेल खत्म। वह दरवाजे से नहीं आया। उसने एक भारी बूट से दरवाजे पर लगी लकड़ी की पैनल को तोड़ा और साइड से सूखी जगह पर पैर रखकर अंदर कूद गया। अब अर्जुन और उस विशालकाय आदमी के बीच कोई करंट नहीं था। अर्जुन पीछे हटा। वह बाथरूम की तरफ भागा। कहां भाग रहा है बे? उस आदमी ने झपट्टा मारा। उसने अर्जुन का कॉलर पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। अर्जुन के पैर जमीन से ऊपर थे। वह छटपटा रहा था। बहुत होशियार बनता है, अब देखते हैं तेरा दिमाग तेरी जान कैसे बचाता है। उस आदमी ने एक इंजेक्शन निकाला, बेहोशी की दवा। अर्जुन का दम घुट रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन उसके हाथ अभी भी चल रहे थे। उसकी जेब में उसका सबसे भरोसेमंद औजार था, उसका पुराना जंग लगा टेस्टर। वही टेस्टर जिसे वह हर वक्त अपनी जेब में रखता था। जैसे ही वह आदमी इंजेक्शन लगाने के लिए करीब आया, अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वह टेस्टर उस आदमी की गर्दन और कंधे के बीच की नस में घोंप दिया। आहा! आदमी दर्द से चिल्लाया। उसकी पकड़ ढीली हुई। अर्जुन जमीन पर गिरा और लुढ़कते हुए बाथरूम में घुस गया। उसने अंदर से कुंडी लगा दी। हरामखोर! बाहर से वह आदमी दरवाजे को लात मारने लगा। दरवाजा लकड़ी का था, ज्यादा देर नहीं टिकता। अर्जुन बाथरूम में फंसा था। बाहर मौत खड़ी थी। अंदर सिर्फ एक बाल्टी, मग और गीजर। अर्जुन ने ऊपर देखा। गीजर पुराना था। उसके दिमाग में एक और जुगाड़ आया। अगर वह गीजर के इनलेट पाइप को तोड़ दे और उसमें से निकलने वाली भाप स्टीम का इस्तेमाल करे। उसने बाथरूम के स्टूल पर चढ़कर गीजर के सेफ्टी वॉल्व को अपने पेचकस से ढीला करना शुरू किया। पानी खौल रहा था। बाहर से दरवाजा टूटने ही वाला था। 1 लात, 2 लात और दरवाजा टूटकर गिर गया। वह आदमी जिसकी गर्दन से खून बह रहा था, अंदर घुसा। अब तू नहीं बचेगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अर्जुन ने सेफ्टी वॉल्व को पूरा खोल दिया। शू! उबलते हुए पानी की एक तेज धार और भाप का गुबार सीधे उस आदमी के चेहरे पर लगा। आह! मेरी आंखें!
वह आदमी पीछे हटा, अपना चेहरा पकड़कर चीखने लगा। उसका नाइट विजन चश्मा भाप से धुंधला हो गया था और गर्म पानी ने उसकी चमड़ी जला दी थी। अर्जुन ने मौका नहीं गंवाया। उसने शैंपू की बोतल फर्श पर उंडेल दी और उस अंधे आदमी को धक्का दिया। वह फिसला और अपना सिर वॉशर बेसिन से दे मारा। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अर्जुन हाँफ रहा था, उसका दिल फटने को था। उसने 3 ट्रेंड कमांडो को हरा दिया था, बिना बंदूक, बिना कराटे, सिर्फ पानी, बिजली और भाप से। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। डॉ वर्मा अभी भी बाहर थे। अर्जुन धीरे धीरे बाहर निकला। गलियारे में सन्नाटा था। उसने देखा कि डॉ वर्मा हाथ में पिस्तौल लिए कांप रहे हैं। वे वैज्ञानिक थे, खूनी नहीं। अपने साथियों को ढेर होते देख उनकी हालत खराब थी। अर्जुन उनके सामने खड़ा हो गया। उसके कपड़े गीले थे, बाल बिखरे थे, हाथ में वही खून लगा टेस्टर था। वह उस समय किसी 15 साल के बच्चे जैसा नहीं, बल्कि एक छोटे योद्धा जैसा लग रहा था। हट जाओ रास्ते से, अर्जुन ने भारी आवाज में कहा। डॉ वर्मा ने पिस्तौल तान दी। मुझे मजबूर मत करो, मुझे पैसों की जरूरत है। वो लोग मुझे मार देंगे अगर मैं तुम्हें नहीं ले गया। वो तुम्हें मारें या न मारें, पीछे से एक आवाज आई, मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। डॉ वर्मा चौंक कर पीछे मुड़े। वहां विक्रम राठौड़ खड़े थे। उनके हाथ में एक बड़ी ऑटोमेटिक राइफल थी। उनके पीछे रॉ की पूरी टीम थी। विक्रम सर, अर्जुन चिल्लाया। विक्रम ने एक गोली नहीं चलाई। उन्होंने बस डॉ वर्मा की आंखों में देखा। डॉ वर्मा ने डर के मारे पिस्तौल नीचे गिरा दी और घुटनों पर बैठ गए। गद्दार, विक्रम ने थूकते हुए कहा। सैनिकों ने डॉ वर्मा और बेहोश पड़े गुंडों को हिरासत में ले लिया। विक्रम राठौड़ दौड़कर अर्जुन के पास आए। उन्होंने अर्जुन के चेहरे को हाथों में लिया। तुम ठीक हो बेटे, कहीं चोट तो नहीं लगी? अर्जुन अभी भी कांप रहा था। अब जाकर उसका एड्रेनालाइन कम हो रहा था और डर वापस आ रहा था। उसने विक्रम को गले लगा लिया। वह रो पड़ा। मुझे घर जाना है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस घर जाना है। विक्रम ने उसे कसकर गले लगाया। शांत हो जाओ, तुम सुरक्षित हो। तुमने जो आज किया है वह कोई कमांडो भी नहीं कर पाता। विक्रम ने कमरे का जायजा लिया। करंट लगा हुआ फर्श, गर्म पानी से जला हुआ आदमी। वह हैरान थे। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। तुमने यह सब अकेले किया? अर्जुन ने आंसू पोंछते हुए कहा। बापू कहते हैं जब जान पर बन आए तो हर चीज हथियार होती है। विक्रम मुस्कुराए। तुम्हारे बापू सही कहते हैं और आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं हो, तुम एक योद्धा हो। सुबह हो रही थी। सूरज की पहली किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं, लेकिन अब योजना बदल चुकी थी। विक्रम राठौड़ ने अर्जुन को एक नई जगह ले जाने का फैसला किया। अर्जुन, अब तुम सामान्य जीवन नहीं जी सकते। दुश्मन जान गया है कि तुम कौन हो और तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम घर गए तो वे तुम्हारे परिवार को निशाना बनाएंगे। अर्जुन ने घबराकर पूछा, तो क्या मैं अपने माँ बापू से कभी नहीं मिल पाऊंगा? मिलोगे, विक्रम ने कहा, लेकिन अब हमें लड़ाई का तरीका बदलना होगा। अब हम छुपेंगे नहीं, अब हम जवाब देंगे। तुम हमारे लिए वो हथियार बनाओगे जिसे कोई न रोक सके, और बदले में भारत सरकार तुम्हारे परिवार की सुरक्षा की गारंटी लेगी। उन्हें एक किले में रखा जाएगा जहां परिंदा भी पर न मार सके। अर्जुन खिड़की के पास गया। उसने उगते सूरज को देखा। कल तक वह एक कबाड़ी वाला था जो पुराने रेडियो ठीक करता था। आज वह भारत की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। उसने मुट्ठी भींची। उसने उन गुंडों को हराया था। उसने ड्रोन गिराया था। उसने हथियारों को मात दी थी। ठीक है सर, अर्जुन ने पलटकर कहा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक नई परिपक्वता, मैच्योरिटी। मैं बनाऊंगा, मैं ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि कोई भी दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचेगा। यह अर्जुन का वादा है। विक्रम ने सिर हिलाया। स्वागत है ऑपरेशन चक्रव्यूह में। कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही थी। एक तरफ अर्जुन अपनी सबसे बड़ी ईजाद, इन्वेंशन की तैयारी कर रहा था, और दूसरी तरफ सीमा पार दुश्मन अपनी पूरी ताकत के साथ हमले की तैयारी कर रहा था। एक महायुद्ध होने वाला था, गोलियों का नहीं, तरंगों, वेव्स का। समय पंख लगाकर उड़ता है। 5 साल बीत गए उस काली रात को जब एक 15 साल के लड़के ने अपनी मासूमियत खोकर एक योद्धा का दायित्व स्वीकार किया था। अब दृश्य बदल चुका था। हम अब रामपुर की धूल भरी गलियों में नहीं थे। हम थे भारत के मुकुट पर, हिमालय की बर्फीली चोटियों पर,
लद्दाख की वो सर्द सीमा जहां हवा भी जम जाती है और जहां इंसान का दुश्मन सिर्फ सरहद पार की सेना नहीं बल्कि बेरहम मौसम भी होता है। तारीख थी 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस। लेकिन सीमा पर जश्न नहीं, तनाव था। खुफिया रिपोर्टें मिल चुकी थीं। पड़ोसी मुल्क ने इस बार घुसपैठियों को नहीं भेजा था, उन्होंने कुछ और भेजा था। आसमान में एक अजीब सी भनभनाहट थी। रडार पर हजारों छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे थे। बंकर में बैठे जनरल रणजीत सिंह, जो अब पदोन्नत हो चुके थे, अपनी दूरबीन से देख रहे थे। उनका चेहरा सख्त था, लेकिन माथे पर पसीने की बूंदें थीं। ड्रोन स्वार्म, ड्रोन स्वार्म, जनरल रंजीत बुदबुदाए। हजारों की तादाद में ये आत्मघाती ड्रोन हैं। दुश्मन ने अपनी चाल चल दी थी। उन्होंने सैनिकों को नहीं, मशीनों को भेजा था। हजारों छोटे ड्रोन जिनमें बम लगे थे, टिड्डी दल की तरह भारतीय चौकियों की तरफ बढ़ रहे थे। हमारी एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकें गोलियां बरसा रही थीं, लेकिन मच्छरों को तलवार से नहीं मारा जा सकता। एक गिरता तो 10 और आ जाते। चौकी पर तैनात युवा कैप्टन ने वायरलेस पर चिल्लाया, सर, वे बहुत करीब आ चुके हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, हमें पीछे हटना होगा। जनरल रंजीत ने मुट्ठी भींची। पीछे हटने का मतलब था अपनी जमीन दुश्मन को दे देना, और एक भारतीय सैनिक के लिए मरना आसान है, लेकिन पीछे हटकर जमीन देना मंजूर नहीं। नहीं कैप्टन, जनरल रंजीत ने शांत आवाज में कहा, अपनी जगह पर डटे रहो, वज्र आ रहा है। वज्र? कैप्टन हैरान था। उसने यह कोडनेम कभी नहीं सुना था। तभी हजारों मील दूर एक गुप्त भूमिगत बंकर, अंडरग्राउंड बंकर में एक 20 साल का नौजवान एक विशाल स्क्रीन के सामने बैठा था। उसका चेहरा अब भरा हुआ था। आंखों में वो बचपना नहीं, बल्कि एक ठहरा हुआ समुद्र था। उसने खादी का कुर्ता नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों वाला लैब कोट पहन रखा था, लेकिन उसकी जेब में आज भी वो पुराना जंग लगा टेस्टर रखा था। यह अर्जुन था। टारगेट लॉक हो चुका है सर, अर्जुन ने माइक में कहा। उसकी आवाज में गजब का आत्मविश्वास था। जनरल रंजीत की आवाज आई, अर्जुन, यह तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, पूरा देश तुम्हारे भरोसे है। अर्जुन ने स्क्रीन पर उन हजारों लाल बिंदुओं को देखा जो उसके देश की तरफ बढ़ रहे थे। उसे याद आया वो दिन जब उसने पहली बार माइक्रोवेव से एक बाइक रोकी थी। आज सिद्धांत वही था, बस पैमाना, स्केल बहुत बड़ा था। सिस्टम सुदर्शन एक्टिवेट, अर्जुन ने आदेश दिया। सीमा पर पहाड़ों के बीच छिपे विशालकाय डिश एंटीना धीरे धीरे घूमने लगे। ये साधारण एंटीना नहीं थे, ये अर्जुन के 5 साल की तपस्या का परिणाम थे। जैसे ही दुश्मन के ड्रोन भारतीय सीमा के ठीक ऊपर आए, अर्जुन ने एंटर की दबा दी। एक बार फिर वही आवाज गूंजी जो 5 साल पहले रामपुर की सड़क पर गूंजी थी, लेकिन इस बार यह आवाज बादलों की गरज जैसी थी। जो नन नन नन, एक अदृश्य दीवार आसमान में तन गई। एक उच्च शक्ति वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग ने पूरे आसमान को ढक लिया। जो नजारा सैनिकों ने देखा वह महाभारत के किसी दृश्य जैसा था। वे हजारों ड्रोन जो मौत बनकर आ रहे थे, अचानक हवा में ही लड़खड़ा गए। उनके सर्किट एक ही पल में जलकर राख हो गए। उनका जीपीएस सिस्टम अंधा हो गया, उनका नियंत्रण टूट गया, और फिर शुरू हुई लोहे की बारिश। हजारों ड्रोन पत्थरों की तरह आसमान से जमीन पर गिरने लगे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। बर्फ की सफेद चादर पर काले मलबे का ढेर लग गया। एक भी गोली नहीं चली, एक भी भारतीय सैनिक का खून नहीं बहा, और दुश्मन का करोड़ों का हमला चंद सेकंड में कबाड़ बन गया। सरहद पार सन्नाटा छा गया। दुश्मन के कमांड सेंटर में अफरा तफरी मच गई। ये क्या हुआ? हमारे सारे सिस्टम डाउन कैसे हो गए? बंकर में जनरल रंजीत हंसे, एक विजयी हंसी। इसे कहते हैं भारतीय दिमाग, इसे कहते हैं अर्जुन का निशाना। भूमिगत बंकर में पूरी टीम तालियां बजा रही थी। वैज्ञानिक अर्जुन को बधाई दे रहे थे। विक्रम राठौड़, जो अब रॉ के चीफ थे, उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। शाबाश, आज तुमने इतिहास दोहराया है। लेकिन अर्जुन की आंखों में जीत का नशा नहीं था, वह शांत था। उसने अपना कोट उतारा और कुर्सी पर टांग दिया। क्या हुआ अर्जुन? विक्रम ने पूछा। खुश नहीं हो? खुश हूं सर, अर्जुन ने कहा, लेकिन मेरा काम खत्म हो गया। अब मुझे मेरी फीस चाहिए। विक्रम मुस्कुराए। वे जानते थे अर्जुन क्या मांग रहा है। गाड़ी तैयार है, वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दृश्य बदलता है। पहाड़ों से दूर दक्षिण भारत के एक हरे भरे इलाके में एक सुंदर सा छोटा बंगला था। चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं और सुरक्षा बहुत कड़ी थी।
लेकिन अंदर का माहौल शांत था। बगीचे में एक बूढ़ा आदमी व्हील चेयर पर बैठकर पौधों को पानी दे रहा था। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। पास ही एक बूढ़ी औरत तुलसी के पौधे के पास दिया जला रही थी। ये राम प्रसाद और सावित्री थे। पिछले 5 सालों में उन्हें हर सुख सुविधा दी गई थी। उनका इलाज हुआ, अच्छा खाना मिला, सुरक्षित घर मिला, लेकिन उनकी आंखों में एक खालीपन था, एक बेटे का खालीपन। उन्हें बताया गया था कि उनका बेटा देश के लिए एक गुप्त मिशन पर है, लेकिन 5 साल बहुत होते हैं एक मां के लिए। तभी गेट खुलने की आवाज आई। सावित्री ने मुड़कर देखा। गेट पर एक नौजवान खड़ा था, लंबा, चौड़ा और आत्मविश्वास से भरा, लेकिन उसकी मुस्कान, वो मुस्कान वही पुरानी थी। सावित्री की आरती की थाली हाथ से छूट गई। अर्जुन दौड़कर आया और अपनी मां के चरणों में गिर गया। मां! सावित्री ने उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। 5 साल के आंसू एक साथ बह निकले। राम प्रसाद अपनी व्हील चेयर को हाथों से घुमाते हुए तेजी से पास आए। अर्जुन ने उन्हें गले लगाया। बापू, देखो मैं आ गया और मैंने अपना वादा निभाया। मैंने अपनी जमीन नहीं दी, न गांव की, न देश की। रामप्रसाद ने अपने कांपते हाथों से अर्जुन का चेहरा छुआ। मुझे पता था मेरा शेर लौटेगा। टीवी पर आज सुबह से खबर आ रही है कि सीमा पर कोई चमत्कार हुआ है। किसी अदृश्य शक्ति ने दुश्मन को हराया है। मैं समझ गया था, यह कोई चमत्कार नहीं, यह मेरे बेटे का जुगाड़ है। तीनों हंसे और रोए। वह परिवार जो कभी समाज से ठुकराया गया था, आज देश का सबसे सुरक्षित और सम्मानित परिवार था। रात को जब अर्जुन अपनी मां की गोद में सिर रखकर लेटा था, जैसे बचपन में लेटता था, उसने पूछा, मां, तुम्हें लगता है मैंने सही किया? मेरा बचपन, मेरा गांव सब छूट गया। सावित्री ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, बेटा, दिया जब जलता है तो वह खुद को जलाकर ही दूसरों को रोशनी देता है। तूने अपना बचपन खोया ताकि करोड़ों बच्चे अपने घरों में सुरक्षित सो सकें। इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा? अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। उसे सुकून मिल गया। स्क्रीन काली होती है और एक आवाज आती है। भारत के हर कोने में, हर टूटी हुई झोपड़ी में, हर कबाड़ की दुकान में शायद एक अर्जुन छिपा है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने की, उसे मौका देने की, क्योंकि असली ताकत हमारे हथियारों में नहीं, हमारे हौसलों में है। जय हिंद। अंत में स्क्रीन पर एक तस्वीर आती है। रामपुर गांव के बीचों बीच अर्जुन की एक मूर्ति, जिसके हाथ में कोई बंदूक नहीं बल्कि एक पेचकस है, और नीचे लिखा है, वो जिसने कबाड़ से देश की ढाल बनाई,